आइए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अपने पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंटिन्यू कर रहे थे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना या लॉस को एप्रोप्रिएट करना, मतलब प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे उनको पे किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, उसके ऊपर हमारे क्वेश्चन होते हैं। इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते टाइम पे आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, क्या आपका प्रॉफिट सफिशिएंट है पार्टनर्स को सारी चीजें देने के लिए। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो आप पार्टनर्स को जितनी भी चीजें देने के लिए बोल रहे हैं आप उतना पे कर दीजिए। बट अगर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉफिट एग्जांपल 1 लाख रुपए और पार्टनर्स को देना 40,000, तो आप आराम से 1 लाख में से 40,000 दे सकते हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इस फॉर्म में 60,000 फिर भी बच जाएगा, पार्टनर बांट लेंगे। या 1 लाख का प्रॉफिट है, देना भी 1 लाख है इंटरेस्ट वगैरह के फॉर्म में, तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। बट प्रॉब्लम वहां पे आती है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो पार्टनर्स को देना है वो प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट बनता है, तो इस केस को बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस। तो मैक्सिमम आप जो पार्टनर्स को प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हो वो उतना ही कर सकते हो जितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। इससे ज्यादा आप पार्टनर्स को एप्रोप्रिएट नहीं करके दे सकते हम। अब उसको बनाते हैं, फिर बात को क्लियर समझते हैं। आइए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको फॉर्मेट पहले देखना पड़ेगा, कैसे फॉर्मेट बनते हैं। ये कुछ अलग फॉर्मेट नहीं है। जैसे P&L अकाउंट आपका क्लोज हो जाता है तो उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पार्टनरशिप के केस के अंदर। तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये साल के एंड में बनते हैं, तो फॉर द ईयर एंडेड। तो भी देखते हैं क्यों पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें सबसे पहले आप अपने P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफर करते हो। ये जो प्रॉफिट होता है वो एडजस्टेड प्रॉफिट होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में क्या तरीका होता है, अनएडजस्टेड प्रॉफिट होता है। तो लेट्स से मैं मान के चलता हूं हमारे पास प्रॉफिट में अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, यानी जो आपका नेट प्रॉफिट है वो अनएडजस्टेड है। अनएडजस्टेड मतलब इसमें से कुछ चीजें जो देनी थी P&L अकाउंट में वो आपने पार्टनर्स को नहीं दी। मतलब ये जो मैं चीजें लिखूंगा वो P&L आइटम होते हैं, यानी P&L अकाउंट के अंदर दिखाने थे बट आपने उस टाइम पे दिखाई नहीं। जैसे एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स के ऊपर जो लोन, पार्टनर ने जो लोन दिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो फर्म का खर्चा होता है, जो कि P&L अकाउंट में दिखाया जाता है एज अ चार्ज होता है। इसके अलावा पार्टनर ने जो भी अपने मकान वगैरह दे रखा होता है तो उसका रेंट लेते हैं, तो रेंट टू पार्टनर, ये भी P&L अकाउंट के अंदर आता है, क्योंकि रेंट वगैरह याद करो P&L अकाउंट के आइटम होते थे। इसी तरह से मैनेजर की कमीशन होती है। कई बार वो कहता है मैनेजर की कमीशन देनी थी बट आपने दी नहीं P&L में, तो यहाँ से माइनस करके दिखा सकते हो इनर कॉलम में से। इसके अलावा प्लस कर सकते हो अगर क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन दे रखा है, यानी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। जैसे आप इनको प्लस माइनस कर देते हो ये आपका नेट प्रॉफिट आता है एडजस्टेड। ये कौन सा प्रॉफिट है आपका, नेट प्रॉफिट है एडजस्टेड। हमें चाहिए भी कौन सा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, जिसमें से P&L के सारे आइटम आपने हटा दिए हैं। ये रेंट है, ठीक है। अब जो भी आप पार्टनर्स को दोगे वो डेबिट में लिखोगे। पार्टनर्स को बेसिकली आप क्या देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो। जो भी पार्टनर्स उनके नाम लिख लोगे, ए बी उनकी कैपिटल का नाम लिख सकते हो। इसके अलावा पार्टनर को क्या देते हो, आप सैलरी दे सकते हो या कमीशन। तो जो भी सैलरी कमीशन आप पार्टनर्स को दे रहे हो वो भी इसमें लिख सकते हो, ए को दे रहे हो, बी को दे रहे हो, जितना जितना अमाउंट है वो लिख सकते हो। इसके अलावा पार्टनर से आप ले सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, निकालना सीखा है अभी हमने थोड़ी देर पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम पार्टनर से निकालते हैं, लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे इनकम दिखाई जा सकती है, ये आपकी अमाउंट होगी। इसके अलावा अगर फ्यूचर के लिए आप कोई रिजर्व बचा के रख रहे हो तो डेबिट में लिख सकते हो। यानी अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आपके पास नेट प्रॉफिट लिखा जाता है क्रेडिट में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है। नेट प्रॉफिट एडजस्टेड है तो अच्छी बात है, बट आपको 4 आइटम एडजस्ट करने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। 3 आइटम माइनस करते हैं पड़ते हैं क्योंकि वो P&L में खर्चे होते हैं, तो P&L में उस टाइम दिखाई नहीं, जब दिखा रहा हूं तो इसमें आपके पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है, रेंट टू अ पार्टनर होता है, मैनेजर कमीशन होती है, और एक इनकम होती है जो पार्टनर्स से फर्म लेती है जिसको इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन बोलते हैं। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर से ली जाती है तो इनकम ही होती है, वो लिख के दिखा दी। पार्टनर्स को जो चीज आप अप्रोप्रिएट करते हो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम होता है, सैलरी या कमीशन का नाम होता है। इसके अलावा रिजर्व फ्यूचर के लिए बचा के रखे जाते हैं। लास्ट काम आप क्या करते हो, टोटल। टोटल करते टाइम पे अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो वो प्रॉफिट होता है, तो इस केस में यहाँ पे नाम लिखा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट।
और ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो भी पार्टनर्स आपके पास थे उनकी जो भी पीएसआर थी। ठीक है, अगर आपका बैलेंस यहाँ निकलता है मतलब डेबिट ज्यादा है तो इसका मतलब लॉस ज्यादा है, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे बैलेंस निकलेगा डिविजिबल लॉस। जो भी पार्टनर्स उनमें क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट। ये बैलेंस निकला, ठीक है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट आपका कम है, प्रॉफिट आपके पास क्या है, कम है, और पार्टनर्स को देना ज्यादा है। एग्जाम्पल एक फिगर लेता हूँ, ये आपके पास 1 लाख रुपए, ये आपके पास 20,000 रुपए, यानी टोटल बनता है 1,20 जो पार्टनर्स को आप दे सकते हो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाली, ये निकल रही है 1.5 लाख। सैलरी आपने निकाली, ये निकल रही है 2 लाख। या एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं 2 लाख ही मान लो। तो टोटल आपको पार्टनर्स को देने कितने हैं, 3.5 लाख, और अवेलेबल कितने आपके पास, 1,20,000। तो मैक्सिमम जो पैसा दे सकते हो, कितना दे सकते हो आप, 1,20,000। और किस फॉर्म में दे सकते हो, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन एक साथ ही। तो सैलरी एंड कमीशन में कितना देना है आपको, 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना देना है आपको, 1,50,000। तो इसकी रेशो बना लोगे, रेशो बनेगी क्या, 4:3। तो ये जो अमाउंट है इसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 4:3 में डिवाइड कर लेना, यानी मैक्सिमम इनको इतना अमाउंट नहीं मिलेगा, जो भी इसका 4:3 बनेगा वो पार्टनर्स को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो डिजिट्स थोड़ी सी ऐसे लिए फ्रैक्शन में आ रहे हैं, और मैक्सिमम ये भी नहीं हो सकता, इतना अमाउंट नहीं दे सकते, उसकी रेशो बन जाएगी, उस रेशो में आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दोगे। ये हमारे पास होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका। जब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट आता है सैलरी और कमीशन निकालने के लिए। तो सैलरी और कमीशन किस तरीके से निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है। तो 7 टॉपिक है हमारे पास, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। तो आपको इस टाइम पे ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में सैलरी की बात करें, कमीशन की, सैलरी या कमीशन। अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो सैलरी आपने सुना होगा हमेशा टाइम बेसिस होती है। टाइम बेसिस मतलब मंथली मिलती है, क्वार्टरली मिलती है, हाफ ईयरली मिलती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, या ईयरली भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें सिंपल सी बात है, जैसे बता रखा हूं, मल्टीप्लाई कर दोगे मंथ के हिसाब से दे रखे तो मंथ से मल्टीप्लाई कर देना, क्वार्टर के हिसाब से तो कितने क्वार्टर होते हैं, हाफ ईयर के हिसाब से तो 2 हाफ ईयर होते हैं, और ईयर के हिसाब से तो 1 बार। लेकिन मेन कहानी यहाँ पे किसकी होती है, कमीशन की। कमीशन आपको देखनी पड़ती है, कमीशन कौन सी दे रखी है। कमीशन में अगर लिखिए लाइन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो तरीका अलग होता है निकालने का। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगी, बस कमीशन निकाली जाती है, बस निकालते टाइम पे आपका फॉर्मूले अलग से लगते हैं। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होता है, मतलब उस कमीशन को माइनस करने से पहले कमीशन निकालनी है, तो कमीशन निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप प्रॉफिट लिखोगे जिस प्रॉफिट पर वो बेस्ड है, इनटू रेट अपॉन में 100। सिंपल सा तरीका, जैसे आप नॉर्मल कमीशन वगैरह निकालते हो तो अमाउंट पता हो, इनटू रेट बाय 100 कर देते हो। बट आफ्टर चार्जिंग होती है तो उस टाइम पे कमीशन निकालते टाइम पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। यानी ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में दोनों चीजें शामिल होती हैं, आपका प्रॉफिट भी और इंटरेस्ट भी, तो दोनों को क्लब करके 100 प्लस रेट की फॉर्म में लिखा जाता है नीचे, तो डिवाइड करके अपनी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है, बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में जो प्रॉफिट है इनटू रेट बाय 100 हो जाएगा, आफ्टर चार्जिंग है तो उसमें जो प्रॉफिट बता रखा है इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, पे सिंप्लीफाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है। 8th आपके पास टॉपिक होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, पार्टनर्स ने अपना कैपिटल अकाउंट जब बनाया था तो उस टाइम पे नॉर्मली अकाउंट बना के क्लोज कर दिया, बाद में उनको पता चलता है कि हमने कोई कैलकुलेशन करते टाइम पे मिस्टेक कर दी। अब उस मिस्टेक को सुधारने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी एरर्स को ठीक करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट का सहारा रखिए। तो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, पास्ट में हुई गलतियों को आप यहाँ पे एडजस्ट करने की बात करें, तो यहाँ पे करने के लिए आप पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। इस टेबल को बनाते टाइम पे आपको सिंपली ये देखना कितने पार्टनर्स हैं। लेट्स से अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं तो हमें यहाँ पे 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक कॉलम एक्स्ट्रा बन के चलता है। फिर इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल।
जितने पार्टनर्स हैं पहले उतने कॉलम ए बी सी प्लस एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा फर्म के नाम से, पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे आप ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, फर्म का अकाउंट दो हिस्सों में बांट दोगे। इसमें एक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये एक तरह से आपके कैपिटल अकाउंट ही होते हैं बट छोटी फॉर्म है, इसमें आपको ज्यादा चीजें नहीं लिखनी होती, सिर्फ अमाउंट्स लिखी जाती है। एग्जाम्पल, आपने प्रॉफिट गलत बांट लिया, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट आपने गलत बांटा है तो पार्टनर से प्रॉफिट क्या कर लोगे, वापस लोगे। जब पार्टनर से प्रॉफिट वापस लोगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कहां से कम होती है, डेबिट से। इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा और फर्म में क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर बट नॉट प्रोवाइडेड, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी बट आप देना भूल गए या आपने दी नहीं, तो उस केस में उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल कहां से बढ़ती है, क्रेडिट से, और फर्म को देना पड़ेगा तो फर्म का खर्चा होगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इसी तरह से सैलरी या कमीशन, सैलरी या कमीशन अलाउड थी बट नॉट प्रोवाइडेड, उन्हें नहीं दी तो उनको दे दोगे इंटरेस्ट, सॉरी कमीशन या सैलरी, इनकी कैपिटल बढ़ेगी, फर्म का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज नहीं करा तो चार्ज कर लो, चार्ज करोगे तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल कहां से कम होगी, डेबिट से, और फर्म का अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर आप इस टेबल को जब बनाओगे तो आपको क्या करना है, लास्ट काम इनका टोटल करना है। पहले फर्म का, फर्म में हमेशा बैलेंस निकलेगा, डेबिट में भी निकल सकता है, क्रेडिट में। मैं मान के चल रहा हूँ डेबिट में बैलेंस निकला, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होती है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमन पार्टनर्स। अब देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जब मैं पार्टनर का डेबिट कर रहा हूं तो फर्म में क्रेडिट हो रहा है, या पार्टनर का क्रेडिट कर रहा हूं फर्म में डेबिट। अब फर्म का डेबिट निकला है तो पार्टनर्स के अकाउंट में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में अमाउंट आएगा। ये अमाउंट पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में आ जाएगा, जो भी इनकी पीएसआर है। अगर ये क्रेडिट में आता तो पार्टनर्स के डेबिट में आता। फिर आपको इंडिविजुअल डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। एग्जाम्पल, आपके डेबिट का टोटल यहाँ पे 500 है, इसका 400 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे आपके पास 300 है। तो एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपके पास 100 रुपए का बैलेंस डिफरेंस है और वो डेबिट साइड का जाता है। यहाँ पर चेक करोगे तो 400 रुपए का बैलेंस ज्यादा है, लेकिन किस साइड का, क्रेडिट का। यहाँ पर देखोगे तो 300 रुपए का बैलेंस ज्यादा है, किस साइड का, डेबिट का। जब भी आप रेक्टिफाई करोगे एरर्स को या गलती को पास्ट एडजस्टमेंट के टाइम पर, तो उस टाइम पे जितने भी डेबिट होंगे उनका सम हमेशा क्रेडिट से क्या करेगा, मैच करेगा। तो आपके पास एक जनरल एंट्री पास हो जाती है, जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं उनको डेबिट कर दोगे, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट। तो उस केस में आपकी एंट्री होगी जनरल, जिसको बोल सकते हो, या एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं कई लोग इसे। तो कौन कौन डेबिट हो रहे हैं, ए और सी डेबिट हो रहे हैं। तो ए का कैपिटल या करंट अकाउंट, डिपेंड करेगा कैपिटल कौन सा मेथड से, ये डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही सी का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट देखना पड़ेगा, कैपिटल मेथड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। ये होगा 100 से, ये होगा 300 से, और 2 में किसका नाम आएगा, बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 400 से। तो 2 बी इज कैपिटल या फिर बी का करंट अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो गई बी कैपिटल अकाउंट, आपने क्या कर दिए, एडजस्ट कर। ये पास एडजस्टमेंट करने का तरीका होता है, सिंपल सा तरीका होता है। जब आप एक आध क्वेश्चन इस फॉर्मेट से करोगे तो सिंपली समझ में आ जाएगा। अगर कोई गलती करेंगे तो उस गलती को वापस लेने की बात करते हैं। अगर हमने ज्यादा दे रखा है तो वापस लेंगे, कम दे रखा है तो और दे देंगे, या देना भूल गए तो दे देंगे, लेना भूल गए तो ले लेंगे। उस हिसाब से टोटलिंग करी जाएगी। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा घटेगा वो आप देख लेना। उसके बाद बैलेंस फिगर पहले फर्म की निकलेगी, वो बैलेंस फिगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर पार्टनर्स का सेपरेटली डेबिट क्रेडिट का टोटल होगा। फिर चेक करोगे किस साइड का बैलेंस ज्यादा है। हमेशा डेबिट और क्रेडिट मैच होने चाहिए। अगर आपके डेबिट क्रेडिट का बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपकी होती है पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास आता है गारंटी टू अ पार्टनर का केस।
जब पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पुराना पार्टनर जो होते हैं उनमें से कोई पार्टनर गारंटी देता है कि भाई आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, या कई बार ऐसा होता है नया पार्टनर आता है वो फर्म को गारंटी दे देता है। तो दोनों की बात कर रहे हैं। 9th टॉपिक गारंटी का। अब गारंटी आपको देखनी पड़ेगी गिवन टू पार्टनर। अगर पार्टनर को गारंटी दी है तब क्या होगा, गिवन टू फर्म, तब क्या होगा। अगर एक पार्टनर आता है, दूसरा पार्टनर उसको क्या कहता है, गारंटी देता है, या पहले से पुराने पार्टनर्स थे वो गारंटी देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसके लिए एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू बात क्लियर करता हूं। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट था कितना, 10,000, और 3 पार्टनर्स थे एबीसी, इनकी पीएसआर थी 5:3:2, इसको 5,000 मिलेंगे, इसको 3,000 मिलेंगे, इसको 2,000 मिलेंगे। बट सी को मिनिमम गारंटी दी गई थी, कितने के प्रॉफिट की, मान के चलते हैं उसे प्रॉफिट देने की बात हुई थी 2,500। अब देखो कि सी के हिस्से में सिर्फ कितने रुपए आ रहे हैं, 2,000, तो यहां पे सी की डेफिशिएंसी निकाल के देखोगे आप। सी को 2,500 की गारंटी दी गई थी बट उसे कितने रुपए दिए आपने, 2,000, तो अभी भी कितने रुपए देने पड़ेंगे, 500। ये गारंटी किसने दी, क्वेश्चन मार्क ये रह सकता है। अगर क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं बताएगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं जो ए और बी वही देंगे। तो मान के चलते हैं यहाँ पे एनी डेफिशिएंसी borne by A and B in 3:2 रेशियो, यानी जो आपके पास 500 की डेफिशिएंसी है ए और बी को जोड़ बॉन्ड करनी पड़ेगी, और किस रेशियो में, 3:2 में, यानी ए को 300 रुपए देने पड़ेंगे और बी को कितने देने पड़ेंगे, 200। तो इसके अकाउंट से 300 रुपए कम हो जाएंगे, इसके अकाउंट में से 200 कम हो जाएंगे, और इसके अकाउंट में 500 प्लस हो जाएंगे। यानी नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से था उसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट करी तो उनकी एक्चुअल प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब देखो सी को गारंटी 2,500 की दी गई थी, उसको 2,500 मिल गए, बाकी ए और बी को थोड़ा सा पैसा कॉम्पनसेट करना पड़ा। अगर यही कॉम्पनसेशन सिर्फ ए करता अकेला तो सिर्फ ए में से 500 कम होते बी में, सॉरी सी में ऐड हो जाते, बी के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता। अगर रेशियो नहीं बता रखी होती तो आप 5:3 में से डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो आपके पास क्वेश्चन में मेंशन होता है, नहीं होगा तो आप उसके हिसाब से उसे सॉल्व कर सकते हो। कई बार क्या होता है, गिवन टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी, इसका मतलब मान लीजिए फर्म ने प्रॉफिट कमाया कितने का, 10,000 ही मान के चलते हैं। इसमें एक बी था, बी गिव्स गारंटी टू फर्म, बी ने किसको गारंटी दे दी, फर्म को गारंटी दे दी, और बी को क्या गारंटी दी है, दैट ही विल अर्न प्रॉफिट एट लीस्ट 20,000 but he earned only 17,000। ये अमाउंट चेंज कर लेते 70,000 मान 17,000। अब देखो बी ने गारंटी दे दी फर्म को कि वो कितने रुपए कमा के देगा, 20,000 रुपए कमा के देगा, बट उसने कितना कमा के दिए, सिर्फ 17,000। तो ये कह सकते हैं जो 70,000 कमाए गए होंगे ये सभी पार्टनर ने मिलकर कमाए, इसमें कहीं ना कहीं बी ने भी कमा के दिया होगा। बी ने गारंटी तो 20 की दी थी बट इसने कमा के कितने दिए हमें, सिर्फ 17,000। तो इस केस में हमारे पास डेफिशिएंसी टू फर्म होगी, फर्म को कितना नुकसान झेलना पड़ा इसकी वजह से, 20,000 रुपए मिलने चाहिए थे बट मिले कितने, 17, तो फर्म अभी भी 3,000 रुपए के नुकसान में चल रही है। ये 3,000 किसको देने पड़ेंगे, बॉन्ड बाय बी ओनली, जिसने गारंटी दी थी वही दे बॉन्ड करेगा। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो था 70,000 बट इसमें प्लस कर देंगे 20 मिनिमम गारंटी थी, टू फर्म, उसमें जो डेफिशिएंसी आ रही है वो कितने की गारंटी डेफिशिएंसी आ रही है, 3,000, वो प्लस करके कितना प्रॉफिट बन गया, 73,000। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का ये आपका नेट प्रॉफिट बनेगा। इसको पार्टनर्स में क्या करोगे, ए बी सी में बांटोगे, तो ए बी सी में जो भी रेशियोस में बांट लेना, बी के प्रॉफिट में से बाद में 3,000 क्या कर देना, कम कर देना, क्योंकि उसने गारंटी दी थी फर्म को। ये आपके पास पूरा चैप्टर है फंडामेंटल का,
उसका हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट किया, जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। एक बार आप इनके क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करके देखना, जिससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।